चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज़ आ रही है? चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि कोई भारतीय नागरिक न्यूयॉर्क में फ्लैट खरीद ले, है ना, या खरीदने पर अगर खरीद लेता है तो वह किसमें शामिल किया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई भारतीय नागरिक है और न्यूयॉर्क में अगर फ्लैट खरीद लेता है किराए में, तो उसमें जो शामिल होगा अर्थात ये किसमें शामिल हो जाएगा। भारत की जीडीपी में शामिल होगा, भारत की जीएनपी में, या भारत की जीडीपी में, या यूएसए की जीएनपी में, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई, इसका आंसर क्या हो सकता है, सी नंबर आपका हो जाएगा। कि जो आपका अगर न्यूयॉर्क में लेता है तो भाई सिंपल सी बात है कि आपका जवाब सी हो जाएगा कि यूएसए की जीएनपी में आपका ये शामिल हो जाएगा। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समय अवधि में, है ना, उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं का जो सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है उसे कहते हैं जीएनपी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए बताइए भाई, बाढ़ नियंत्रण से, पीने के पानी से, दुग्ध उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, हमेशा आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। याद रखिए, श्वेत क्रांति को धवल क्रांति भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा कि ऑपरेशन क्रांति, जो कि आपको पता है कि श्वेत क्रांति भी होती है, श्वेत क्रांति को धवल क्रांति भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, एक नया नाम आपको है, तो धवल क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, धवल क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसके जो जन्मदाता हैं आपके वर्गीज कुरियन, है ना, कह सकते हैं कि आपके इनके जो सूत्रधार हैं या जनक हैं वो आपके कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है। चलिए बताइएगा, थैलीसीमिया कैसी है बीमारी, एक आनुवंशिक बीमारी है, या किसको प्रभावित करती है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा आपके ए नंबर, ये रुधिर को प्रभावित करती है। किसे करती है? रुधिर अर्थात ब्लड को प्रभावित करती है। याद रखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यह ज्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है, ज्यादातर जो होता है वो आपके बच्चों में होता है। याद रखिए, इसमें क्या होता है, अप्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित हीमोग्लोबिन की क्या होती है, असामान्यता से होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर डेंगू ज्वर का कारण क्या है। डेंगू ज्वर का जो कारण है वो आपका क्या है। चलिए, डेंगू ज्वर का जो कारण है आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर में। चलिए, इससे किससे होता है, मतलब यहाँ पर वायरस होता है। डेंगू क्या होता है, वायरस होता है, कवक होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है। क्या होगा यहाँ पर आपका वायरस हो जाएगा कि डेंगू ज्वर आपका है एक डेंजरस फीवर बोला जाता है इसे, है ना, डेंगू को बोलते हैं डेंगू फीवर बोल सकते हैं। ये विषाणु जनित आपका है। कैसा भी विषाणु जनित होता है, विषाणु जनित बोलते हैं जिसे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आ गया है कि तेजड़िया और मदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है। ये बताइएगा, जो तेजड़िया और मदड़िया है ये किस वाणिज्यिक से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर में। देखिए भाई, तेजड़िया मदड़िया आपने पढ़ा भी होगा, है ना, ये आपकी स्टॉक मार्केट से संबंधित है। किससे? आपके शेयर बाजार से संबंधित है। याद रखिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मूलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन आपके घुमाव मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा दमदार क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइएगा कि मूलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। चलिए, 6 नंबर इनमें से क्या हो जाएगा, मूलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपका है। चलिए एक बार भाई सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को, सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा जल्दी से। चलिए, मूलिंगला दर्रा किस राज्य में आपका है। तो देखिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है भाई, याद रखिए ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में हमने बताया था कुछ और दर्रे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपका माना दर्रा हो गया, कौन सा, माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया। ये आपके जो दर्रे हैं वो आपके उत्तराखंड में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि टोंस किस नदी की सहायक नदी है। चलिए, टोंस किस नदी की सहायक नदी है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथ में जवाब दीजिएगा, काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। देखिए, टोंस है आपकी यमुना की। याद रखिए, टोंस जो आपकी है वो यमुना की सहायक नदी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, है ना, सेरंग, ये अन्य आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। याद रखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर है। दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर है, 8 नंबर में। चलिए, दुग्ध धारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है। ये नर्मदा नदी का आपने नाम सुना होगा, दुग्ध धारा
इसे बोलते हैं कपिल धारा या बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। कितने नाम से आपने देखा कि दुग्ध धारा भी कहते हैं इसे, आपका कपिल धारा भी इसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, आपका धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। अर्थात ऑप्शन जो आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? ये बताइए ऐसा कौन लोहा का अयस्क है, अर्थात लौह अयस्क है जिसमें लोहे के जो अंश होते हैं वो आपके सर्वाधिक होते हैं? हेमेटाइट या सिरेडाइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट, कौन सा हो जाएगा? चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है मैग्नेटाइट। ठीक है, किसमें होता है? मैग्नेटाइट होता है। यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है, याद रखिएगा, यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है और इसमें धातु अंश में देखा जाए तो 70% आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर बोले कि हेमेटाइट, जो हेमेटाइट होता है उसमें लगभग 60 से 70% आपका पाया जाता है, जो कि लाल और कत्थई रंग का होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऊन बताइए कहाँ होता है? ऊन जो होता है वो कहाँ पर होता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? भाई जहाँ पर ज़्यादा भेड़ होंगी, है ना, जहाँ बकरियाँ होंगी वो कहाँ पर होती हैं? आपके राजस्थान में। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु नहीं दिया है, अगर यहाँ पर तमिलनाडु होता तो आपसे बोल देता वहाँ पर रेशेदार जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आपको वहाँ पर मिलता है, जैसे आपका कह सकते हैं जैसे नायलॉन वगैरह हो गया, इस तरह के। यहाँ पर ऊन का सर्वाधिक आपका राजस्थान इनमें से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भेड़ पालन, ऊँट पालन, है ना, और काफ़ी चीज़ें आपकी होती हैं, अधिक मात्रा में भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तरफ से अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा था? अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा? 11 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? यह अभिलेख कौन सा है? ये आपका भाभू अभिलेख है। नोट कर लीजिएगा कि जो अशोक ने अपने आप को स्वयं को मगध का सम्राट कहा था वो भाभू अभिलेख को कहा था। किसे भाभू अभिलेख को कहा था? याद रखिएगा। ये पड़ता कहाँ पर है? तो जयपुर, आपने नाम सुना होगा, जयपुर में एक जिला पड़ता है जयपुर जिला, उसमें एक नगर पड़ता है विराटनगर। ठीक है, जयपुर जिले के विराटनगर में पड़ता है, जयपुर जिले के विराटनगर में पड़ता है आपका भाभू अभिलेख। याद रखिएगा, यह अभिलेख ब्राह्मणों को संबोधित करता है। किसे? यह अभिलेख ब्राह्मणों को भी संबोधित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है दशावतार मंदिर का निर्माण किस कार्यालय में हुआ था? ये कार्यालय दिया, वैसे काल आपको होगा, कार्यकाल दिया, माफ करिए, कार्यकाल दिया गया है, सही है। कि बताइएगा दशावतार मंदिर का निर्माण किस कार्यकाल में हुआ था? किसके कार्यकाल में? चलिए दशावतार मंदिर गुप्त काल में, वेरी गुड। यहाँ पर देखो काफी लोग जवाब दिए भी हैं। ये जो दशावतार मंदिर है ये गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। यह मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आपका है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। भगवान विष्णु को समर्पित है ये जो दशावतार मंदिर है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? शुद्ध अरबी के सिक्के कौन चलाया था? ये देखिए आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, रजिया बेगम है, बलबन है। आप बताइए क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सिक्का चलवाया था क्या? नहीं। रजिया बेगम, बलबन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा। कभी कभी थोड़ा सा दिमाग भी आप लगाया करें, है ना, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन आपको उसी में कोई दिया होगा। जब डी दिया है तो थोड़ा कहीं ना कहीं डी वाले में भी फोकस करना चाहिए। अच्छा ये बताइए किसने चलाया होगा? किसने चलवाया होगा ये बताइए कि आपका जवाब क्या हो सकता है? इसमें तो आंसर आपका डी हो गया, लेकिन चलाया किसने होगा यहाँ पर? तो याद रखिए आपके इल्तुतमिश का आपने नाम सुना होगा, है ना, इल्तुतमिश का आपने नाम सुना है। तो इल्तुतमिश के द्वारा, किसके द्वारा? तो शुद्ध अरबी के सिक्के जो आपके चलाए गए थे वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। इल्तुतमिश के द्वारा उसने चांदी का टका चलाया था और तांबे का जीतल नामक सिक्कों का आरंभ किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसमें से कोई नहीं, यहाँ आंसर होना चाहिए इल्तुतमिश, जिसे दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को ही मानते हैं और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी दोनों का ही गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया था? आपको पता है, पढ़ाया गया होगा कि प्रारंभ में जो आपके महाद्वीप थे कहीं ना कहीं आपके आपस में
जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे आपके महाखंड हो गए, ये आपके बड़े हो गए, मतलब कह सकते हैं ये खंड क्या हो गया, ये आपके टूट गए और टूटने के बाद अपने अपनी अपनी जगह में चले गए। अपनी जगह मतलब ये हो गया जैसे आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, है ना, इस प्रकार से। तो ये जो दिया था आपके अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने? महाद्वीपीय सिद्धांत या कह सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ये दिया था 1912 में, नोट करिएगा डेट, 1912 में दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। महासागर और महाद्वीप पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण आपके भाग हैं। पृथ्वी पर लगभग देखा जाए तो 70% आपका भाग में महासागर है और 29% में क्या है, महाद्वीपीय का विस्तार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर है? नागार्जुन क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। नागार्जुन जो आपके है किसमें है? कृष्णा नदी पर आपका है। कहां पड़ता है? तो आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है भाई? तो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। सिंचाई का देखा जाए तो काफी उत्तम ये साधन भी आपका हो गया है यहाँ से, ठीक है। इसमें कई परियोजनाएं हैं, जैसे अलमाटी परियोजना, श्री सैलम परियोजना, श्री कृष्ण नदी पर आपकी स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये बताइए किस राज्य में है? पहली बार पढ़ रहे हैं भाई, देखिए याद रखिए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हमने बताया है कि हमारी सीरीज के क्वेश्चन कंफ्यूज आपको जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, नोट करिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र, जानते हैं कुल्लू, कुल्लू क्षेत्र में आपका स्थित है। इस पार्क में भालू, हिम, तेंदुए आदि आपके पाए जाते हैं, ठीक है। और इसे 2014 में, कब? 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया था, सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MMS पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मतलब केंद्र राज्य संबंधों पर गठित है आपका कौन? पुंछी आयोग। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? गठन जो हुआ 2007 में। याद रखिए, क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, हमने आपको बता दिया। याद रखिए यहाँ पर 2007 में इसका गठन आपका किया गया था, ठीक है। वहीं पर अगर पूछे 1983 में किसका गठन हुआ था, तो भैया आपने बहुत ज्यादा बार पढ़ा है सरकारिया आयोग। क्या नाम सुना है आपने? तो सरकारिया आयोग जो आपका था, सरकारिया आयोग, इसका जो गठन हुआ था ये आपके 1983 में किया गया था। 1983 में। यहाँ पर जो 1969 इसमें क्या किया गया था? प्रशासनिक सुधार, ठीक है। क्या? प्रशासनिक सुधार जो किए गए थे वो आपके 1969 में किए गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ये तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल पर किसी भी प्रकार का महाभियोग नहीं लगाया जाता है। यहां पर राष्ट्रपति ही इसे हटा सकता है, ठीक है ना। तो अब आप बताइएगा कि ये कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर आपका 155, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो आपका 155 है, इसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, शपथ जो लेता है, शपथ किस आर्टिकल के तहत? तो 100 आपके 69 के, सॉरी 159 मतलब 159 के तहत जो कह सकते हैं जो राज्यपाल है वो शपथ ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं। अच्छा ये बताइए, नियुक्ति तो कर दिया है राष्ट्रपति ने, नियुक्ति तो कर दिया था राष्ट्रपति ने, लेकिन इनकी जो शपथ ग्रहण कराएगा वो कौन कराएगा? ये बताइए, शपथ ग्रहण इनमें से कौन कराएगा? चलिए, शपथ ग्रहण जो कराते हैं वो आपके कौन कराते हैं आपके राज्यपाल को? ये जल्दी से बताइए कौन कराएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपके राज्यों की बात है ना, और राज्यों की अगर बात किया है तो राज्यों में क्या होते हैं आपके जो राज्यों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो कराएंगे इनमें से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? हो जाएगा जो पूछा गया था, तो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, आपको हमने पढ़ाया था कि आर्टिकल नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक को बुलाता है, ठीक है। क्या करता है? बुलाता है। अब यहाँ पर कह रहा है अध्यक्षता, तो देखो अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। एक क्वेश्चन हमने आपको और बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है ये सदन का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, लेकिन यहाँ पर ये वोट देने का कोई अधिकार इसको नहीं है, क्योंकि ना लोकसभा से संबंधित है ना राज्यसभा से, लेकिन ये अभिन्न अंग आपका माना जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ये सदन का अभिन्न अंग है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भैया ना लोकसभा से है ना राज्यसभा से है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। देखिए, जब कोई सत्र क्या होता है, आरंभ हो जाता है, उसके होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित हो सकता है या हो जाना चाहिए। तो देखिए, आपका 6 सप्ताह होता है, नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति संविधान का जो 103 है, अर्थात 123 है, आर्टिकल नंबर जो 123 है, इसमें क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी कर देता है, और यहाँ पर पुनः अगर प्रारंभ करना है तो 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा ये पारित होना जाना चाहिए, नहीं तो अध्यादेश क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। अगर 6 सप्ताह में पारित नहीं होता है तो ये अध्यादेश क्या होता है, समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है। संघीय व्यवस्था पूछा गया है, संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था ली गई है आपके कनाडा से। कहां से ली गई है, आपके कनाडा से। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा, कनाडा से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। यहां पर बताइए, भारत में कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली ये हुई थी भारतीय शासन अधिनियम 1892। याद रखिएगा कि यहां पर जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 में, इसमें से शुरुआत हुई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने और प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी। अर्थात जो आपका वार्षिक बजट आता है उस पर विचार विमर्श करना और उसमें से प्रश्न पूछने का अधिकार जो मिला था वो हमारे भारतीय लोगों को वो 1892 के तहत ही मिला था। तो इसलिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अधिनियम होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से आपके कौन हैं। चलिए, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के जो अध्यक्ष आपके कौन है। संचालन समिति पूछा गया है, संचालन समिति कौन आंसर हो जाएगा। चलिए, संचालन समिति पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बफरिंग हो रहा है भाई, बफरिंग कैसे हो सकता है। आप लोग मोबाइल लगता है शाम तक मोबाइल में क्या होता है कि नेट खत्म हो जाता है, इसीलिए आपके मोबाइल बफरिंग करने लगते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आपके संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है भाई, ए नंबर आपका हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जिनका जवाब आपको देना है। यहाँ पर नियम समिति, देखिए अगर पूछे नियम समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे, नियम समिति के, तो नियम समिति के भी आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर पूछे संचालन समिति की तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि आपके प्रारूप समिति के आपके हैं तो कौन है, जल्दी बताइए। प्रारूप समिति की अगर बात करें तो बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो प्रारूप समिति के जो आपके थे वो आपके भीमराव अंबेडकर थे, जिनमें से देखा जाए प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे, तो आपके 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य। कुल की बात किया है, अगर अध्यक्ष को नहीं लगाएंगे तब आपका 6 ही आंसर आपका दिया जाता है। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन होता है संघ संविधान समिति, क्या संघ, और संघ की जैसे ही आपको याद आता है तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। देखो आपका पूछा भी जाता है कि जो आपके संविधान संशोधन ऐसा है, कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें से प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया जाए, तो 15% से अधिक आपके नहीं होना चाहिए जो आपके मंत्री होते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 91 नंबर का हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है। 91 नंबर का जो संशोधन हुआ था इसमें से कहा गया था, जो कब हुआ था 2003 में। ठीक है, 2003 में कहा गया है कि इसमें से प्रधानमंत्री को भी मिला लिया जाए, तभी 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाते हैं। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है, हमने आपको कई बार पढ़ाया भी है और बताया भी है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो पंचायती राज दिवस है ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं, आप आंसर देना है भाई। अगर आपको थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, आपका ऑप्शन हो जाएगा 24 अप्रैल। चलिए 24 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो आपका सही जवाब आ रहा है बी नंबर, 24 अप्रैल यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है। अगर ये पूछे पहला पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया गया, ये बताइएगा। पहला पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि पहला पंचायती राज दिवस जो मनाया गया था ये कब मनाया गया था। याद रखिए, नोट कर लीजिएगा 2010 में। ठीक है, 2010 में मनाया गया था पहला पंचायती राज दिवस। याद रखिए, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस जो मनाते हैं, विरासत दिवस, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ये क्वेश्चन तो आपने हमेशा स्टैटिक जीके में पढ़ा होगा। अमजद अली खां का जो संबंध है किससे है, सरोद वादन से है। किसका है भाई, सरोद वादन से है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहते हैं। चलिए, स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहते हैं। जो आपका स्पेशल हमारी क्लास चलती है, वो स्पेशल वाली क्लास आप लोग जरूर लिया करें, स्पेशल डोज, क्योंकि स्पेशल डोज में ये क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से घास फूस जैसे लगने लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके होते हैं स्पेशल डोज में, वो स्टैटिक जीके में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। याद रखिए, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। स्वर्णिम पैगोंडा का देश किसे कहते हैं, आपके म्यांमार को कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है श्रीलंका से कि पूर्व का मोती किसे कहते हैं। क्या, पूर्व का जो मोती कहते हैं, पूर्व का मोती जो कहते हैं किसे कहते हैं, तो भाई श्रीलंका को कहते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा कि पूर्व का मोती किसे कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दिया गया जैसे चीन दिया है ना, वैसे चीन नहीं है, एशिया का मरीज वैसे तुर्की को बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, तुर्की को बोला जाता है। लेकिन अगर तुर्की ऑप्शन में नहीं हो तो आपको चीन लगा देना है। ठीक है, अगर पूछे एशिया का मरीज किसे कहते हैं तो तुर्की को कहते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको चीन को लगाना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। देखो, यहाँ पर 6 प्रमुख बैंकों की बात कर रहा है, 14 बैंकों की बात नहीं कह रहा है। ठीक है, अगर 14 होता तो आंसर अलग होता, यहाँ पर पूछा है 6, और 6 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब हुआ था, जल्दी से बताइए। चलिए, तो 6 है तो 6 का जवाब 6 ही देना है, अर्थात छठवीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। कितना इजी हो गया, 6 प्रमुख बैंक और छठी हो गया। ठीक है ना, आपके 1980 में कब किया गया था, 1980 में किया गया था, 80 है आपका, 1980 में ये किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लेता 14 बड़ी बैंकों का तो कब क्या होता, तो 14 बड़ी बैंकों को हुआ था आपके 1969 में। कब भैया, 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश किया गया था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था किस समिति की सिफारिश पर। याद रखिए, जैसे लेखपाल की कोई तैयारी कर रहा है तो लेखपाल में ये क्वेश्चन आपके ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है। याद रखिए, ये से क्वेश्चन जो आपके हैं ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है। हमने बताया है कि सफलता आपकी खराब नहीं जाएगी। अगर जीके का प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप सोचो कि नहीं हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो मेहनत कभी बेकार नहीं हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन आपको लेखपाल में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए बताइएगा, योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। चलिए, केसी नियोगी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा केसी नियोगी के यहाँ पर हुआ था, जो कि आपके 15 मार्च। ठीक है ना, योजना आयोग जो आपका है और सिफारिश हुई थी 15 मार्च 1950। कितना, 15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है ना, और वर्तमान में क्या हो गया, योजना आयोग का काम खत्म हो गया है, अब नीति आयोग आ गया है, जो कि आपके 2015 से आपका चालू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए, अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कर में होता है जो आपको डायरेक्ट से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जैसे आपका सेवा शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, बिक्री कर हो गया, डायरेक्ट आपसे थोड़े लेंगे, ये तो इनडायरेक्टली आपके होते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो आपके कर हैं ये आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। क्या है, अप्रत्यक्ष कर, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, प्रत्यक्ष कर होते क्या हैं, प्रत्यक्ष कर जो होते हैं कैसे होते हैं प्रत्यक्ष कर, जैसे आयकर हो गया, ठीक है, टैक्स जैसे लगता है, तो आप लोगों से लगता है कि नहीं लगता है। निगम कर हो गया, संपत्ति अगर होती तो संपत्ति कर हो गया। तो याद रखिए, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सभी प्रत्यक्ष के उदाहरण होते हैं। लेकिन सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, ये अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ये जो समझौता हुआ था, ये किस वर्ष किया गया था। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अर्थात ये जो समझौता हुआ था, ये आपके कब किया गया था, और ये आपका जो संबंधित है किससे संबंधित है, दोनों पॉइंट आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए भैया, आपका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर 1987। क्या बनेगा,
ये है आपका कौन सा नंबर, आपके 1987 में हुआ था। ये जो आपकी ओजोन परत है, अर्थात ओजोन परत है आपकी O3, तो ओजोन परत को छीन करने वाले विभिन्न पदार्थ जो उत्पादन कर रहे थे, उसका उपभोग कर रहे थे, तो उसको नियंत्रण करने के लिए, क्या उसको नियंत्रण करने के लिए 16 सितंबर 1987 को, कब 16 सितंबर 1987 को ये आपका प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। तभी तो होता है ना कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत पाई जाती है तो आपके समताप मंडल में पाई जाती है, किसमें, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को जो छीन करते हैं गैसें, वो आपकी CFC गैसें होती हैं, कौन सी, CFC गैसें होती हैं। ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं डॉप्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डॉप्सन बोलते हैं। ठीक है, तो इतने ढेर सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते वगैरह नहीं है यार, देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण यहां पर नहीं है, इसका जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए, ग्रीन हाउस गैस में देखिए आपकी मेथेन गैस आती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड आपकी आती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैस में आपकी नहीं आती, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस आपकी नहीं आती है। ठीक है ना, क्लियर है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल से भी क्वेश्चन बनते हैं और इस बार को क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, सिमलीपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था। अब आप बताइए सिमलीपाल जो है वो आपके है कहां पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय में है या आपके असम में है, क्या हो जाएगा, उड़ीसा में है। चलिए, काफी लोगों के जवाब यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कि सिमलीपाल जो आपका है ये कहाँ पड़ता है, तो आपके उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं आपके जैसे सुंदरवन हो गया, सुंदरवन कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। मानस पड़ता है, मानस कहाँ पड़ता है, तो मानस आपके कहाँ पर, असम में है, क्योंकि मानस भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए पढ़ लीजिए एक बार फिर से अच्छे से। कह रहा है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये है आपके हैदराबाद में। नोट करिएगा कि ये आपके कहाँ पर, हैदराबाद में, हैदराबाद में है। स्थापना जो की गई थी आपके 1974 में, कब की गई थी, तो आपके 1974 में की गई थी, जो कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी आपकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। इस क्वेश्चन को हमने ट्रिक से भी आपको बताया था। अब आप बताइएगा सदिश राशि इनमें से कौन सी, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। विद्युत धारिता ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, जो ए नंबर है विद्युत धारिता ये सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तीनों आपको एक जैसे दिख रहे थे, एक ही आपको अलग दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो क्या हो सकता है। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो क्या हो सकता है विषुवत रेखा में, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। याद रखिएगा कि यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति को बढ़ा दे तो विषुवत रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है अर्थात जी का मान है वो आपका घट जाता है। वैसे सिंपल से आपको पता है कि जब अगर किसी भी जहाज में आप बैठे हैं और अगर घूम रहे हैं तो वैसी स्थिति में कोई चीज डालते हैं तो वो क्या होती है, उसी की अपेक्षा होती जाती है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कमी हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे जब किसी वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। यहां पर आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहां पर दिया है दो समतल, जैसे कि मान लीजिए दो आपके पास शीशा है, शीशा जानते हैं ना जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, और अगर उनको जो समान स्थिति में रख देते हैं एक इधर से एक इधर से, और दोनों का यहाँ पर क्या होता है, इसका चित्र इसमें बनेगा, इसका चित्र इसमें बनेगा। कुल मिला के क्या होता है, जो दो समतल आपके होते दर्पण उनमें से कोई भी चीज आप रख लेते हैं तो उसके जो प्रतिबिंब होते हैं अनंत हो जाते हैं। क्या होते हैं, अनंत होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इसमें पड़ेगा और इसका इसमें पड़ेगा, ऐसी प्रक्रिया टकराती रहेगी और अनंत आपके इसमें से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्णांता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्णांता कैसे आप लोग दूर कर सकते हैं। चलिए वर्णांता तो दिख ही दिया गया है, अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, या बाइफोकल से, या इनमें से कोई नहीं। चलिए ऐसा कोई लेंस बना है क्या, ऐसा कोई लेंस बना है जिसे वर्णांता आपकी
दूर की जाए, मतलब कलर विजन जो आपका है दूर किया जाए, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो इनमें से ऑप्शन क्या बनेगा भाई? डी नंबर बताना है, फिर क्यों सी नंबर दे रहे हैं? सी नंबर नहीं देना है, यहाँ पर डी नंबर देना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है 39 नंबर में। चलिए यहां पर देखिएगा कि ये जो होता है विखंडन रूपी होता है। अमीबा में किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है? तो आपका विखंडन टाइप का होता है, विखंडन टाइप का होता है। हमने ये भी बताया कि अमीबा एक ऐसा चीज है जितनी जगह से काट दोगे वो उसका अलग भाग आपका तैयार हो जाएगा, कितनी भी भाग आप करते रहिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए बताइएगा कि जब पानी में नमक मिलाया जाए तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्वथनांक मतलब जो होता है यहाँ पर बॉयल होना है ना, उबलना, तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना। और इसका जो गलनांक हो जाता है वो क्या होता है? घट जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रियां होती हैं, बर्फ की फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर नमक का यूज बहुतायत में किया जाता है ताकि जो जमी हुई बर्फ होती है जल्दी धीरे धीरे मतलब तुरंत पिघले ना। वही होता है, उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। और क्वथनांक जो होता है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में ही होती है? कौन सी घटना है जो केवल आपके प्रकाश में ही होती है? यहां पर आपको जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर बताइए कि कौन सी घटना है जो सिर्फ प्रकाश में ही होती है? यहां पर व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन या ध्रुवण, कौन सी हो सकती है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा जो ध्रुवण होती है। कौन सी? ध्रुवण। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर कि जो ध्रुवण होती है, ध्रुवण जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना, बोलते हैं पोलराइजेशन की अनुप्रस्थ तरंगे जैसे आपका प्रकाश का गुण होता है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक दिया था? देखो साइंस के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं? कठिन होते हैं। कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम है किस वैज्ञानिक दिया था? ये आपका नाम सुना होगा, जोसेफ पाउस्ट। ठीक है, कौन? जोसेफ पाउस्ट हैं जिन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार होता क्या है? इस नियम के अनुसार होता क्या है कि किसी रासायनिक यौगिक में तत्व तो हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में ही मौजूद होते हैं। ठीक है ना, कि कोई भी अगर रासायनिक है, यौगिक है, तो उसमें जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित अनुपात में ही क्या होता है? मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी नंबर, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे किस पत्रिका या अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपसे पूछा गया है। चलिए बताइएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था किस पत्रिका या अखबार ने? शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये है आपका पायनियर। क्या है? पायनियर है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका आया था 1878 में। कब आया था? 1878 में आया था, जो कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड लिटन का नाम सुने होंगे अच्छी तरीके से। लॉर्ड लिटन के समय ये आपका आया था, वर्नाक्यूलर आपका प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था और इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त किया गया। तो लिटन के समय आया था, देखो लिटन के समय आया था, लेकिन रिपन के समय, किसके? रिपन के समय इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। तो दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित घटना हुई थी? मतलब कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? चलिए यहां पर आंसर दीजिएगा। आंग्ल मराठा युद्ध दिया गया है, तो मतलब ये आपका वॉरेन हेस्टिंग का नाम सुने होंगे। ये पहली बात आपको पता होना चाहिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, डेट आपको याद रख लेना है कि जो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1775 से लेके 1782, 1775 से लेके आपके 1782 के समय। अब इस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे, और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था इसका जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि के तहत ये समाप्त हुआ था? तो नाम सुने होंगे सालबाई संधि। कौन सी? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। याद रखिए, ये सालबाई के तहत ये आपकी संधि समाप्त हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे देखो जो नए पॉइंट मिलते हैं उनको नोट करते रहिए, यही पॉइंट आपको आगे ले जाएंगे। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? मंसूर का आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा। मंसूर जो आपके थे, उस्ताद मंसूर, ये जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है, अर्थात जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो थी वो चरम पर थी, है ना। याद रखिए, जो जहांगीर के शासनकाल में मुगल जो चित्रकला थी वो क्या थी? चरम पर थी। और इसके दरबार में रहने वाले चित्रकार में जैसे आपका मंसूर हो गया, है ना, और आपके आगा राजा हो गया, अबुल हसन हो गया, मोहम्मद नासिर हो गया, ये आपके रहते थे। इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अकबर मत लगाइएगा, ठीक है, अकबर मत लगाइए, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कौन थे? द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं आपके कौन हैं?
चलिए, द्वैतवाद के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने लोग यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। चलिए, निम्बकाचार दे रहे हैं, शायद आप लोगों ने ट्रिक से पढ़ा होगा, और आपने ट्रिक से पढ़ा है तो हो सकता है कि कुछ चीजें होती हैं जो आप लोग गलती भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, आपका बी होगा, माधवाचार होगा। द्वैतवाद अगर दिया है, यहाँ पर द्वैतवाद दिया है तो आपका माधवाचार होगा। लेकिन अगर यहाँ पर होता है द्वैता द्वैतवाद, क्या द्वैता द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद अगर द्विबार होता है, द्वैता द्वैतवाद मतलब बार बार दीजिए। जैसे नींबू का अचार होता है ना, नींबू का अचार, नींबू का अचार बड़ा अच्छा लगता है खाने में, तो बोलते हैं और दीजिए और दीजिए, द्वैता द्वैतवाद। तो नींबू का अचार मतलब द्वैता द्वैतवाद होता है, नींबू का अचार होता है, लेकिन द्वैतावाद सिर्फ होता है, माधवाचार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर जो दिया है शंकराचार, शंकराचार किसमें आते हैं? ये आते हैं अद्वैतवाद में आते हैं। किसमें? आपके अद्वैतवाद में आते हैं, याद रखिए, अद्वैतवाद में आते हैं आपके शंकराचार्य आते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और राम किसमें आते हैं भाई? राम आते हैं विशिष्ट, है ना, क्या है? राम है आपके विशिष्ट, तो आपका हो जाएगा विशिष्ट द्वैताचार्य हो जाएगा। तो चारों पॉइंट नोट करिए, इसी से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दीवान एक कोई विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है कि दीवान एक कोई विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? 47 को ऑप्शन दीजिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? दीवाने को ही। याद रखिए, जैसे कृषि है, ये कृषि विभाग के में जानकारी मिलती है, अर्थात कृषि विभाग के लिए था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय थी। याद रखिए, दीवान एक वही विभाग जो था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपका है, ये कृषि विभाग से संबंधित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध सभी को पता होगा। चलिए, चंदावर का युद्ध जो हुआ ये कब हुआ था? हमने आपको जीके वाली क्लास में हमने पढ़ाया था कि यहां पर चंदावर जो हुआ था, 4 से चंदावर 4 से 94, ये आपके किसके बीच हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था, है ना, जयचंद को पराजित किया था। हमने हिस्ट्री वाली क्लास में आपको पढ़ाया है, जो लेखपाल की हिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो आप लोग हिस्ट्री जैसे देखिए, जो वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिन लोगों ने पेपर दिया था वही लोग बैठ पाएंगे, तो वो कह सकते हैं कि हमारे जो लेखपाल की क्लासें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, तो ये आप क्लासें आप देखते रहिए भाई, इन्हीं से आपका उद्धार भी होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जयचंद जो कि आपके विश्वासघात किया था, किसका? पृथ्वीराज। तो कालांतर में देखो पृथ्वीराज भी हारे थे, और आगे चल के 1194 में जयचंद को भी हार का सामना झेलना पड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लोहार वंश का निम्नलिखित में से कौन था? देखिए यहां पर दिया है एक लोहार वंश, पहली बार सुने हैं क्या? चलिए ये बताइए, लोहार वंश का निम्नलिखित में से कौन था? लोहार वंश में था ये संग्राम राजा। याद रखिए कि लोहार अर्थात उत्पल वंश के बाद क्या हुआ कि एक आपका वंश था उत्पल वंश, ठीक है। कौन सा आपका? उत्पल वंश था, ये जम्मू कश्मीर था, ठीक है। कहां पर? उत्पल वंश जब आपका समाप्त हुआ, ये कह सकते हैं उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का क्या हुआ था? शासन हुआ था। और लोहार वंश का जो संस्थापक था वो संग्राम राज था। कौन? संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत इस वंश का राजा बना था, ठीक है। इसके बाद जो आपका आया था वो आपका आया था कौन? तो आपका अनंत आया था, अनंत राजा आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? ये बताइएगा कि यहां पर जो बिंदुसार है ना, बिंदुसार को 16 राज्यों का जो विजेता बताया था वो किसने बताया था? यहां पर आंसर क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, तारानाथ ने, ठीक है। किसने? तो आपके तारानाथ ने बताया था, तारानाथ ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपका? ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।